नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग क्लास 10 की क्लास 10 का जो मैथ्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग वर्मा प्रेस से सॉल्व कर रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना, यहाँ से। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों की का जो है हल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको पूरी तसल्ली से आप देखें, और आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको यहाँ से देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको पूरे आपके दिमाग में जिसको कहते हैं डाल देना, उस तरह से हम समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये पूछ रहा है क्या। पूछ रहा है बिंदु 4 और 3 किस पाद में है। जैसे आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े ही होंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो कैसे होता है ये, हम लोग उसको पहले समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक्सिस है, ये एक्स और ये एक्स डैश, और ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश, यही ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये एक्स वाला माइनस, ये प्लस वाला है और ये भी प्लस में, x का प्लस, ये y का प्लस, x का माइनस, ये y का माइनस। देखिए, तो x का भी प्लस, पहले जब भी कोई पॉइंट लिखा जाता है तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहला जो लिखा रहता है वो x अक्ष का लिखा रहता है और दूसरा y, मतलब ये x है और ये क्या है y है। जब भी कहीं पे आप दो बिंदु लिखा हुआ देखें तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहला जो लिखा हुआ है वो x के लिए है और दूसरा जो लिखा हुआ वो yx के लिए है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, लिखा है 4 और 3, मतलब अगर x अक्ष में देखने जाएं तो 4 इधर आएगा और y अक्ष में भी देखने जाएं तो 3 इधर आएगा, मतलब इसका कहीं ना कहीं ये इधर बनेगा, कहीं ना कहीं। मान लिया जाए यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 4, है ना, 1 2 3, तो इसका अगर हम लोग देखने जाएं तो यहाँ पे बनेगा इसका निर्देशांक। मान लिया यहाँ पे 4 और 3 बना कि नहीं बना। तो आपको ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है। ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पहला में चतुर्थांश में रहने से क्या होता है, फिर दूसरे में रहेगा तो कैसे समझेंगे, तीसरे में रहेगा तो क्या, चौथे में रहेगा तो कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, x का भी प्लस टर्म है और y का भी प्लस टर्म है। यहाँ पे भी x है और ये y है, तो दोनों का कौन सा टर्म हो जाएगा, प्लस वाला। अब देखिए, अगर आप इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम या प्रथम पाद भी बोला जाता है इसको। इसके बाद आगे बढ़िए आप, तो यहाँ क्या x का डैश है, मतलब इसमें पहले माइनस x आएगा और फिर y आएगा, पहले x आएगा फिर y आएगा, पहले x आया है फिर y आया है। अगर आप इसको देखने जाएं तो x का अगर हम लोग देखने जाएं तो x का माइनस है और y का प्लस है, मतलब ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तो दूसरा। ये कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहले में क्या होता है, x भी प्लस और y भी प्लस, दूसरा में क्या हो जाएगा, x माइनस और y प्लस, तीसरा में क्या हो जाएगा, x भी माइनस और y भी माइनस। इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश भी कहते हैं या तृतीय पाद भी कहते हैं इसको, है ना। अब देखिए चौथा में क्या है, पहला एक आपका प्लस आ जाएगा और दूसरा माइनस। ये देखिए x का किस में आ जाएगा, प्लस में, और y किस में आ जाएगा, तो माइनस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद बोला जाता है, यानी इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश भी बोलते हैं, है ना।
या चतुर्थपाद भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गया क्या? कोई भी पॉइंट आपको दे दे, मान लिया जाए दे दिया है -2 और 3, तो समझिए क्या है -2 और 3, पहले माइनस वाला लिखा है मतलब x के टर्म में हम लोग को जाना है। देखिए x में माइनस है फिर प्लस है, मतलब अगर इसको देखा जाए तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा ये? तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? 2 में आ जाएगा। अगर इसी तरह अगर दिया रहे -2 और -5, -2 और -5, तो हम लोग क्या समझेंगे ये किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश में है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर इसी तरह का अगर ऐसा लिखा है -2 और -5, क्या लिखा है? -2 और 5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा चतुर्थांश में है? तो चतुर्थ में है, इसको हम लोग चौथा पाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी पहले देखें। ऑब्जेक्टिव और मैंने पहले ही आपको बताया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, है ना? इसलिए आप चिंता न करें और आप इसको अच्छे तरह से देखिए, आप इसको समझ में आएगा। क्या लिखा है? एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। बेलन ये हो गया आपका, है ना? इसमें क्या दिया है? त्रिज्या r दे दिया है ना? उसके बाद क्या है? हाइट भी दिया हुआ है h। तो बोलता है आयतन क्या होगा? ये तो सीधा सीधा आपको क्या कहते हैं बेलन का आयतन पूछा है, लेकिन बाय द वे अगर आपको बेलन का आयतन नहीं आता है, आप फॉर्मूला भूल चुके हैं, तो सीधा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए ये क्या है? ये ब्रीथ है, ये क्या है? ब्रीथ है। और हम लोग इसका पहले आयतन कैसे निकालेंगे? बेलन का आयतन, ब्रीथ है, यहाँ पे भी ब्रीथ है ना? तो ब्रीथ का जो आयतन क्या कहते हैं त्रिज्या क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और चूंकि इसमें हाइट भी दिया हुआ है, इसको आप लगा दीजिए क्या? h। तो ये बेलन का क्या हो गया? आयतन निकल गया, है ना? बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। आप इसको सिंपली ऐसे याद भी रख सकते हैं, है ना? अब अगर आज इसी में से ये आयतन नहीं पूछ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछ देता? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो ये भी आपको बेलन टाइप का नजर आएगा। अगर इसके पोर्शन को देखा जाए तो ये क्या है? वृत्त का सरकमफ्रेंस कह सकते हैं हम लोग, या वृत्त का परिमाप कह सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। और चूंकि इसमें क्या है? हाइट भी है, ये इतना हाइट भी है, इसलिए इसमें इसको क्या लगा देते हैं हम लोग? h। यानी आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r h। ये बेलन का क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा अगर इसी में आपको पूछ दिया जाता बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं पूरी कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में हूबहू ये बैठ जाए, है ना? आप देखिए, अगर आप देखने जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रीथ है, ये भी क्या है? ब्रीथ है। और ये क्या है? ये इसका बेलन का क्या कहते हैं? ब्रीथ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये अगर निकालने जाए हम लोग क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। और कितना क्या कहते हैं आपका ये सरकमफ्रेंस है, तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। और कितना इसमें जो है क्या कहते हैं आपका ब्रीथ है, तो 2 ब्रीथ है। कितना ब्रीथ है? 2 ब्रीथ है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां से अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच या एच प्लस
R+H। तो ये बेलन की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेलन का अगर आयतन हम लोग भूल भी जाएं तो हम लोग बेलन का फिगर ड्रॉ करके बेलन का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ये तो दूसरा प्रश्न था। चलिए हम लोग ABC में कोण A 90 डिग्री है, BC 13 सेंटीमीटर दिया है, AC 12 सेंटीमीटर दिया है, ये AB 12 सेंटीमीटर दिया है। तो बोलता है AC का मान क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर लिया है ना। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90, यहाँ पे B और यहाँ C, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, AB दे दिया है आपको 12, BC दे दिया है आपको 13, बोल रहा है AC क्या होगा, AC क्या होगा। तो आप पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े होंगे, क्या पाइथागोरस के थ्योरम से क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये BC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के सम होगा। यहाँ देखिए, BC का जो स्क्वायर होगा AB और AC के स्क्वायर के सम होगा। तो BC कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, AB कितना दिया है 12 का स्क्वायर, AC आपको नहीं पता है ना। आप क्या कीजिए, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर अगर देखने जाए तो क्या हो जाएगा 144, और यहाँ क्या बच गया आपका AC स्क्वायर। अब इसको आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 169 में 144 क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 25 बचेगा, और AC स्क्वायर बराबर क्या बच गया 25 आ गया। तो अब जो है अगर हम लोग AC बराबर निकाला जाएगा, इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट आके चढ़ जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, आपका आंसर निकल गया, है ना। ये जो है 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा आपका 5। समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़े इसको नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता निकालें। और एक पासा समझ रहे हैं आप, पासा जो हम लोग खेलते हैं उसमें पासे में क्या लिखा रहता है, कुल संभावना। अगर हम लोग देखने जाएं कुल संभावना क्या हो जाएगा, तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। लूडो कहते हैं ना, लूडो उसमें आपका 6 तक लिखा हुआ रहता है। कहाँ तक लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं उसमें 4 बिंदा टाइप, एक 6 बिंदा टाइप, एक में एक, फिर 2, फिर एक में आपका 3 बिंदा दिया रहेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये 6 साइड में 6 बिंदे दिए रहते हैं, जिसको हम लोग गिनते हैं क्या कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, है ना। अब ये तो टोटल संभावना हो गया, पासे में टोटल इतना संख्या आ सकता है। अब क्या पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा 2 3 और 5। तो ये कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो केवल अपने से और 1 से भाग जाता हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितना हो गया। अब यह क्या बोला, अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता लिखिए। अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, टोटल कितना अभाज्य संख्या आ सकता है 3, और टोटल जो पासा में है वो कितना आएगा 6, और 3 के टेबल से इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 यही जो है आपके अभाज्य संख्या के आने की
प्रायिकता होगी। यही जो है आपकी अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। टोटल अगर पासा हम लोग देखने जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या देखने जाएं इसमें से कौन कौन है, तो एक हो गया 2, एक 3 और एक 5, है ना। इसी में से आपको पूछा जा सकता था कि बताइए जो 2 के टेबल से भाग जाता हो, तो 2 के टेबल से अगर हम लोग देखते हैं 2 4 6, इसमें भी 3 आता है ना। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस से ये प्रश्न है और ये बड़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। देखिए क्या लिखा है, एक मीनार से 100 मीटर दूर 100 मीटर एक बिंदु पर जो मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एक मीनार से, मान लीजिए मैंने क्या किया, मीनार बना दिया, ठीक है। एक मीनार मैंने बना दिया, बोला यहाँ से 100 मीटर दूर, तो मान लीजिए ये 100 मीटर है, एक बिंदु है यहाँ, ठीक है। यहाँ से अगर इसका हम कोण देखने जाएं तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो बोलता है बताइए ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये मीनार की ऊंचाई जो है क्या होगी ये निकालना है। मतलब ए बी कितना दिया हुआ है ये आपको फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर 100 मीटर दिया है और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, मतलब इसको लंब, इसको आधार, लंब बटे आधार इसमें हम लोग लेते हैं तो 10 में लेते हैं। किसमें लेते हैं, तो 10 में लेते हैं, तो 10 क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। और 10 कितना डिग्री, तो 10 जो है आपका 60 डिग्री है। और ए बी का क्या माने हम लोग, एच माने हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर, ठीक है। बीसी कितना दिया हुआ है, 100। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू जो हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, √3/1। और इसको h बाय 100 अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 100√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 100√3 मीटर हो जाएगा, है ना। यही जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे अगले कुछ और प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।